Good evening, my dear friends. Welcome you all on my YouTube channel Markande's Academy. So today we are going to discuss the most important questions regarding our High Court and our District Court. Okay, our High Court comes under Part 6. पार्ट जो 6 है हमारा वो हमारे हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हाई कोर्ट के। तो अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें कि हमारे पास कितने हाई कोर्ट हैं टोटल, तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं। मैं आपको इससे पहले वाली जो हमारी वीडियोस थी उनमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि टोटल जो हाई कोर्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में होगी शायद ये। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट टोटल हमारे पास कितने हैं, 25 हैं। और जो 25वां बना है वो कहाँ बना है, वो अमरावती में बना है। ठीक है, अमरावती जो कि किसकी कैपिटल है, हमारी जो आंध्र प्रदेश की हमारी कैपिटल है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं हमारे यहाँ, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो दिल्ली में है हमारा। ठीक है, और जो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बना था हमारा वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। ठीक है, जिसके हमने पहले जज के बारे में बात की थी कि पहले जज उसके थे एलिजो एम्पे। और अगर इंडियन फर्स्ट जज की बात करें तो हीरा लाल जी कानिया यानी कि HJ कानिया हमारे पहले जज थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए सबसे पहले अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। ओके, सो हेयर्स आर फर्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, यानी कि देखिए जो उच्च न्यायालय है हमारा, ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है हमारा, तो उसका जो क्षेत्र अधिकार है, क्षेत्राधिकार यानी कि वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, किस आर्टिकल के अंदर उसका गठन होता है, किस आर्टिकल के अंदर है जो उसके जज वगैरह जितने भी हैं उनके कार्यक्षेत्र, उनकी शक्तियाँ, उनका पद, वेतन, हर जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक हमारा उच्च न्यायालय आता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए हमने अभी बात की है कि हमारे पास एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अभी हमने बात की है कि उच्च न्यायालय होगा कि हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जैसे 28 स्टेट हैं तो हमारे पास की 28 के 28 हमारे पास हाई कोर्ट होने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब और हरियाणा के एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि चंडीगढ़ जो यूटी है इनकी, ठीक है, चंडीगढ़ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो इन दोनों हमारे जो स्टेट हैं हमारे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और वहाँ पे इनका क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, तो 2 स्टेट तो हमारे यहाँ पर हो गए। उधर हम आसाम वाले की बात करें तो वो भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है, गुवाहाटी में है जो हमारा। तो देखिए इसमें है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान, हर एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए ये आता है हमारा सबसे पहले अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। ठीक है, कि हर एक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 216 में किस बात का प्रावधान किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 216 है वो हमारा किस बात का प्रावधान करता है, क्या बताया गया है अनुच्छेद 216 में। तो अनुच्छेद 216 जो है हमारा उसमें क्या बताया गया है कि उच्च न्यायालयों का गठन के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन किस समेत होना चाहिए। उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी कि हमारे जो स्टेट का CJI है, ठीक है, उसके, ठीक है, स्टेट का जो हमारा CJ है, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस है हमारा, वो होना चाहिए। साथ में अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति इसमें बताई गई है। ठीक है, कि जितने भी जो आवश्यक होते हैं, ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार जो है जितने भी न्यायाधीश चाहिए उतने न्यायाधीश, और साथ में क्या है हमारा मुख्य न्यायाधीश, और साथ में उच्च न्यायालय, इनका गठन किया जाना। गठन होना यानी संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा इसको गठित करना। उसके उच्च न्यायालय तो गठित होगा ही हमारा, उच्च न्यायालय की गठन किया जाएगा, और उसके गठन में कौन कौन होगा, हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा और जितने न्यायाधीशों की ज़रूरत होगी वो सब होंगे। और इनको कौन नियुक्त करेगा, इनको समय समय पर है जो हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था। तो देखिए भारत में अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो हमारा उच्च न्यायालय है, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की तो कब आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और इतनी बड़ी कंट्री इंडिया है, इतनी वास्ट कंट्री है हमारी, तो उसके सारे मामले एकदम से अगर हम सुप्रीम कोर्ट पर लेकर के चले जाएँ तो क्या होगा, सारा काम
किस पे आ जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम क्या बनाएं, हाई कोर्ट बनाएं, जो हर एक स्टेट का अपना अलग से हाई कोर्ट होगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 स्टेट का मिलकर के एक बन जाए। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया जैसे कि वो, तो इसमें जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमने बात कर ली कि कलकत्ता में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। ठीक है, जिसके पहले जिसकी हमने बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट सबसे पहले हमारा कहाँ था। तो देखिए, हाई कोर्ट हमारा सबसे पहले बना था 1862 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कब बना था और हाई कोर्ट कब बना था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम 1862 में उच्च न्यायालय का गठन कहाँ किया गया था। अब देखिए, 1862 में हमने बात कर ली कि 1862 में हमारा क्या आ गया, हाई कोर्ट आ गया हमारा 1862 में। ठीक है, लेकिन 1862 में जो हमारा हाई कोर्ट आया था वो सबसे पहले कहाँ पर आया था। ठीक है, अब देखिए 3 जगह दी गई हैं हमें हर जगह पे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ आया था। ये आया था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हमारा हाई कोर्ट आया था, जिसमें हम देखेंगे कि कलकत्ता वाला जो है सबसे पहले नंबर वाला, वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है हमारा कलकत्ता वाला। ठीक है, ये 1862 में बना था, 1 जुलाई 1862 को। याद रखना, 1 जुलाई 1862 को हमारा ये कलकत्ता वाला हाई कोर्ट बना था। ठीक है, उसके बाद हमारा बम्बई और उसके बाद मद्रास वाला बना। अनुच्छेद 217 में किस बात का प्रावधान किया गया। अब देखिए, अनुच्छेद जो 217 है वो हमें किस बात के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है हमें अनुच्छेद 217। अब देखिए, हमने हाई कोर्ट का गठन कर लिया था 216 में। ठीक है, किसके साथ में कि हमारे पास कौन कौन आए थे कि उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। अब इसमें क्या है कि न्यायाधीश की नियुक्ति, शर्तें और योग्यताएँ। ठीक है, उसमें हमने देखिए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुच्छेद 217 में किस बात का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 217 जो है हमारा किस बात का प्रावधान करता है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि 216 में क्या क्या है, हमारा गठन है, और गठन किस किस के साथ में है, मुख्य न्यायाधीश के साथ में और जो अन्य न्यायाधीश हैं हमारे उनके साथ में। ठीक है, तो 217 जो है हमारा अनुच्छेद वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है हमारा न्यायाधीश की नियुक्ति, शर्तें और योग्यताएँ। ठीक है, कि जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, उनकी शर्तें क्या क्या होंगी, यानी किस शर्त पे वो जो है किसी भी हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। कुछ एक शर्तें होती है ना कि वो इसका मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें और योग्यताएं, उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें कहाँ बताई गई हैं, अनुच्छेद 217 में हमें बताई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए, यही बात आ गई, हमने पीछे बात की है कि आर्टिकल 217 की, तो आर्टिकल 217 के ही अंडर जो है हमारे उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कौन करता है, उनको नियुक्त, अपॉइंट कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। हमने पीछे भी ये बात की थी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किन की सलाह लेनी होती है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके लिए हमें सलाह किसकी लेनी होती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सीजेआई और राज्यपाल से सलाह लेनी होती है हमें। ठीक है, सीजेआई है हमारा और राज्यपाल है हमारा। ठीक है, इन दोनों की सलाह हमें लेनी होती है, और इन दोनों की सलाह पर कौन है, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है। ठीक है, वो किसको नियुक्त कर देते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो बन सकता है। ठीक है, तो वो जो है किस तरीके से बन सकता है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, सबसे पहला दिया है वह भारत का नागरिक हो, तो जी हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद है कि वह उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायालयों में वकालत कर चुका हो। ठीक है, या तो वो उच्च न्यायालयों में या फिर अन्य न्यायालयों में। ठीक है, अन्य जो न्यायालय होते हैं हमारे अधीनस्थ न्यायालय, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, इनमें क्या होना चाहिए, वकालत कर चुका हो वो, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है अब कि वो या तो उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, न्यायिक कार्य में, यानी कि वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक है जो वो न्यायाधीश रह चुका हो, यानी जज, हम न्यायाधीश बोलते हैं जज को। ठीक है, यह है जो 10 वर्ष तक उसे किसी भी न्यायालय या फिर अन्य न्यायालयों में, ठीक है, उसको क्या है
कि उसको न्यायिक प्रक्रिया का, ठीक है, न्याय कैसे करते हैं, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया का उसको अनुभव होना चाहिए। न्यायिक अनुभव हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, न्यायिक अनुभव उसको होना चाहिए। क्लियर है। और ये नीचे है हमारा उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राज्यपाल के सामने शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अब देखिए हमने इसके अंदर ही हमें दो क्वेश्चन मिल गए हैं, हमारे दो आंसर मिल गए हैं हमारे। पहला क्या है कि जो उच्च न्यायालय है हमारा, ठीक है, उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसको सबसे पहले नियुक्त कौन करता है, तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति करता है। अब देखिए शपथ की बात की गई कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राज्यपाल के सामने शपथ। अब हमें पता चल गया ना कि वो शपथ किसके सामने लेता है, वो शपथ लेता है राज्यपाल के सामने, ठीक है। तो राज्यपाल के जो सामने वो शपथ है उसकी, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। 217 अनुच्छेद तक हम करके आ चुके थे, ठीक है। ये है हमारा 219 अनुच्छेद। कितना है, 219 अनुच्छेद में ये सारी बातें हैं जो वो बताई गई हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य न्यायाधीश के वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है हमारा, ठीक है, तो उसका जो वेतन वगैरह है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये किया गया है हमारे अनुच्छेद 221 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 221 जो है हमारा वो क्या बताता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अब देखो न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि उनका ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यानी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजना, या निचले वाली अदालत के जो हमारे जो निचली अदालत होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, उनके न्यायाधीशों का जो ऊपर वाली कोर्ट में भेजना, और ऊपर वाली कोर्ट होती है उनके न्यायाधीशों को आगे उससे ऊपर वाली यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह यहाँ पर भेजना, ठीक है। तो इनका जो स्थानांतरण है, इनका जो फेरबदल है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो ये बताया गया है, याद रखना आपने, 222, ठीक है। 222 जो आर्टिकल है 222 हमारे किस पे लगता है कि न्यायाधीशों का फेरबदल करना, ठीक है, उनको है जो एक जगह से दूसरी जगह करना, ठीक है। और सीजीआई के परामर्श के द्वारा ही जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है, ठीक है। किसके परामर्श से, सीजेआई के परामर्श से। करता कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने ही क्या करना होता है, इनकी नियुक्ति वगैरह करनी होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अब देखिए कार्यकारी मुख्य अधिकारी, ठीक है, ये कौन होता है। जैसे हमने बात की थी कि कार्यकारी मुख्य जो न्यायमूर्ति था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में बात की थी कि अगर हमारा सीजीआई एक टाइम पर ना हो या कहीं चले गए हों, ठीक है, या वो किसी कारण से जो वो अनुपस्थित हो या उनका पद खाली हो, तो एक कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है, ताकि तब तक वो सीजीआई का काम संभाले, तब तक वो सीजीआई के पद पर बना रहे और उनका काम है जो वो देखता रहे, ठीक है। तो ये हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा अनुच्छेद 223 के अंतर्गत है। तो 223 जो हमारा अनुच्छेद है वो किसकी नियुक्ति करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। कार्यकारी यानी कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कार्य को करने वाला होता है उसको हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कार्यकारी मुख्य अधिकारी उसको हम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अब देखिए रिट है जो हमारे, हमने बात की थी कि रिट हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के बारे में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है हमारा वो बहुत सारे तरीके के हमारे जो है रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो रिट के अलग अलग हमने बातें पढ़ी थी कि किस किस तरीके के रिट होते हैं। ये आपकी वीडियो है जो हमने बनाई हुई है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको देखना है, ठीक है, तो वो 5 प्रकार के जो रिट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैंने कराए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है इसको हम देखेंगे कि जो रिट है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। रिट जारी कर सकता है हमारा कौन, हाई कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। न्यायाधीश को उसके पद से हटाने से कितने दिन पहले उसको सूचित करना होता है। तो देखिए जिस किसी को भी हम उसके पद से हटा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सीजीआई हो, या फिर हमारे जो न्यायाधीश, ये जो न्यायाधीश हैं हमारे हाई कोर्ट के, इनके न्यायाधीश हों, ठीक है, तो इनके जजेस हों, तो इनको है जो हम जब हटाते हैं तो इनको पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आपको इस रीज़न की वजह से हटाया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो भी अपनी सफाई में कुछ बातें बोल सके या अपने जो भी उनको एविडेंस प्रूव करने हैं वो इकट्ठा कर सकें, ठीक है। तो इन सब को जो है हम एक ही टाइम 14 दिन का तक का है जो नोटिस देते हैं, ठीक है। याद रखना है धन विधेयक के लिए भी हम 14 दिन तक वेट करते हैं,
राष्ट्रपति को हटाना है तब भी 14 दिन चलेगा, सीजीआई को हटाना है तब भी 14 दिन चलेगा, उपराष्ट्रपति को हटाना है तब भी 14 दिन चलेगा, और हाई कोर्ट के जज को हटाना है तब भी 14 दिन की ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में हम बात कर लेते हैं कि इनको हटाना है, जैसे हमने इनको हटाना है तो कैसे हटाया जाता है। इनको विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के कहने पर ही ये जो संवैधानिक बातें होती हैं, ये इनके प्रेसिडेंट के कहने पर ही ये सारी बातें हैं जो हमारी होती हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि 100 सदस्य हमें कहाँ से चाहिए, लोकसभा से चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 500 की संख्या है, और 50 सदस्य हमें कहाँ से चाहिए होते हैं, वो हमें राज्यसभा से चाहिए होते हैं। ठीक है, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं उसको, वो उस प्रस्ताव को या तो अध्यक्ष के पास में, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास में, या फिर जो सभापति के पास में 50 मेंबर्स के, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति के पास में उसको सौंपते हैं। ठीक है, अब जो अध्यक्ष या फिर सभापति होता है वो प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों कर सकता है। ठीक है, और आरोपों की जाँच करने के लिए फिर वो क्या करता है कि एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। 3 सदस्य यानी जिसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसका गठन करता है, जिसमें क्या होता है कि सीजीआई या फिर कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता हो इन चीज़ों को कि ये जो इनको हटाया जा रहा है क्या ये प्रक्रिया सही है या नहीं है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालय की हमने बात की है, तो कौन सा है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ यानी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी होती हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित अनुच्छेद हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो क्या है कि अगर पूछा जाए कि अब तक है जो उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को है जो बहुमत द्वारा हटाया गया है, तो याद रखना है एक भी न्यायाधीश को बहुमत के द्वारा नहीं हटाया गया है आज तक भी। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय हमने बात करी 233 से 237 तक हमारे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अनुच्छेद 233 किस विषय से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 233 जो है हमारा, उसमें किस बात का जिक्र किया गया है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये अधीनस्थ न्यायालय है, तो अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई होगी। अब वो अधीनस्थ न्यायालय हमारे है कौन सा। ठीक है, तो ये है हमारा जो जिला न्यायाधीश होते हैं हमारे। ठीक है, जिला न्यायाधीश उनकी नियुक्ति से संबंधित है ये हमारा। ठीक है, क्योंकि जो जिले हैं हमारे, जो जिला कोर्ट होती है हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हम इसको बोलते हैं ये। ठीक है, और ये जो है 233 जो अनुच्छेद है, ये कब जोड़ा गया था, याद रखना आप लोगों ने, 20वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है कि 20वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा हमने आर्टिकल 233 को ऐड किया था, जिसमें हमने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की थी। ठीक है, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनकी जो मतलब जो भी काम होता है वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अधीनस्थ न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं हमारे 3 तरीके के। ठीक है, पहला कौन सा होता है, दीवानी, दूसरा फौजदारी, और तीसरा हमारा राजस्व से संबंधित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना व पदोन्नति किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो कौन करता है हमारे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदस्थापना और उनकी जो पदोन्नति, ठीक है, कौन करता है, तो ये करते हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन किन के परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट जब उसको परामर्श देगा, उसको सजेशन देगा कि इस तरीके से ये चीज़ काम होना चाहिए, तो हमारा जो राज्यपाल है वो क्या करते हैं, वो इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की। जिला न्यायाधीश के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक का अधिवक्ता का अनुभव हो। अधिवक्ता का मतलब होता है कि वकील। ठीक है, वकालत यानी कि वो कितने वर्ष तक है जो वकील के पद पर है जो काम किए होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है, हमारे जो अधिवक्ता यानी कि जो हमारा जो जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम कितने वर्ष तक वो अपने पद पर है जो काम करते होना चाहिए उनको, तो उनको होना चाहिए 7 वर्ष तक। ठीक है, कम से कम वो एक न्यायालय में 7 वर्ष तक है जो उनको न्यायिक प्रक्रिया का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने।
जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? अब देखिए जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होगा? हमारा जिला न्यायाधीश होगा ना, ठीक है। तो जिला न्यायाधीश हमारे जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या रखनी है आप लोगों ने कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हमारी, उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, ठीक है। किंतु वैसे व्यक्ति को है जो राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो मतलब कि न्यायाधीशों के अलावा भी किसी को अगर अपॉइंट करना है तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कब कहा जाता है? तो देखिए जिला न्यायाधीश हमारा सत्र न्यायाधीश कब बन जाता है? देखिए हमारे पास हमने बात की थी कि हमारे पास ये होता है कि दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी होते हैं और राजस्व मामले होते हैं हमारे पास, ठीक है। सत्र न्यायाधीश कब कहा जाता है? तो देखिए जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कब कहा जाता है हमारे? तो जो हमारा जिला न्यायाधीश होता है वो क्या करते हैं? वो हमारे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं, वो हमारे फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं और वो हमारे राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब जिला न्यायाधीश हमारे कब कहलाएंगे? जिला न्यायाधीश तब कहलाएंगे जब वो दीवानी मामलों की जांच पड़ताल करेंगे, दीवानी मामलों की सुनवाई करेंगे। और जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कब कहा जाता है? जब वो फौजदारी मामलों की है जो वो सुनवाई करेंगे, ठीक है। तो जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तब उनको क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं। और जब वो जिला न्यायाधीश होते हैं तब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं हमारे, ठीक है। फौजदारी मामले यानी कि जो हमारे आपराधिक मामले होते हैं ये वो, ठीक है, इस तरीके के मामले हमारे फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला न्यायाधीश को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड का अधिकार किसके अनुमोदन पर होता है? तो देखिए किसके अनुमोदन होना ज़रूरी है? तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि हाई कोर्ट के अनुमोदन पर जो है हमारा जो जिला न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक का वो अधिकार है जो वो दे सकता है, ठीक है। सॉरी, सज़ा जो है वो दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो आज जो कोर्ट है हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आज सारे के सारे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और तभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।